नीट परीक्षा से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अहम फैसले में कहा है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला था उन बच्चों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षा 23 तारीख को होगी और नतीजे 30 जून को आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो बच्चे परीक्षा देना चाहेंगे वही परीक्षा देंगे और जो नहीं देना चाहेंगे वो नहीं देंगे और उनका रिजल्ट बिना ग्रेस मार्क्स के ही काउंट होगा। सुप्रीम कोर्ट में वो याचिकाएं अभी भी लंबित हैं जिनमें ये मांग की गई है कि परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाए, रिजल्ट को रद्द किया जाएगा। उन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के बाद जब 8 जुलाई को खुलेगा तब सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान एक बार फिर मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पर रोक लगा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे क्योंकि मामला यहाँ लंबित है और अगर सुप्रीम कोर्ट परीक्षा को रद्द करता है तो इस काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे में अभी भी सुप्रीम कोर्ट से परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को उम्मीद रखनी चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में जल संकट के 2 बड़े कारण नजर आ रहे हैं। एक तो भीषण गर्मी और दूसरा पानी की कमी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में पानी की कमी को लेकर संग्राम मचा हुआ है, दिल्ली के लगभग हर इलाके में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन अभी भी वो पानी को लेकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जैसे राज्यों और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, इन तमाम राज्यों पर अभी भी निर्भर करता है, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत नहीं है। यहाँ आपको बताएं कि पानी के लिए ये पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। डीजेपी यानी दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार इस साल दिल्ली की आवश्यकता 32.1 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की कमी से जूझ रहा है। दिल्ली को हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखड़ा नागल से पानी की सप्लाई करती है। जो दिल्ली में पानी का संकट है वो इस वक्त भीषण है और इस वजह से दिल्ली का हर शख्स आज कहीं ना कहीं निराश और परेशान नजर आ रहा है। कैमरामैन हरविंदर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली सरकार ने माना है कि दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन इस वक्त कम हो रहा है, 40 MGD की कमी है। दरअसल इसकी वजह है कि हरियाणा और हिमाचल जितना पानी दिल्ली को भेज रहे हैं वो कम है, उससे ज़्यादा पानी की मांग दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की एक बार फिर से सुनवाई है। इस वक्त जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं आतिशी, वो यहाँ पर अक्षरधाम के पास जो सोनिया विहार से जो पाइपलाइन आ रही है जो साउथ दिल्ली की तरफ पानी देती है वहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंची हैं और लगातार अधिकारियों को इससे बाबत निर्देश दे रही हैं। तो दरअसल LG की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली में आने वाला 40 से 50% पानी वेस्ट हो जाता है, तो आखिर ये पानी कहाँ वेस्ट हो रहा है यही पता लगाने के लिए जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं आतिशी वो निकली हैं और इससे पहले कल उन्होंने LG को एक चिट्ठी भी लिखी थी इस बाबत और इस पूरे मामले में लगातार जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल क्योंकि तीनों ही राज्यों की बात करें तो तीनों ही जगह अलग अलग पार्टी की सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो हिमाचल में जो है वो कांग्रेस की सरकार है। तो बहरहाल इस मुद्दे को लेकर एक तरफ जमकर राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ दिल्ली की जनता बूंद बूंद के लिए तरस रही है। कैमरामैन विजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में पानी संकट के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जल बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट उचित प्राधिकरण नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है। हिमाचल से पानी आता है, हरियाणा होकर आता है, इसमें हिमाचल सरकार भी पार्टी है और हरियाणा सरकार भी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब मांगा था। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को कहा था कि आप अतिरिक्त पानी दीजिए, हरियाणा को कहा था कि आप उस पानी को दिल्ली तक पहुँचने में मदद कीजिए और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि दिल्ली सरकार पानी को बचाने के लिए पर्याप्त उपाय उठाए। दिल्ली में टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि टैंकर माफिया पानी जो लेते हैं वो हरियाणा के सीमा के भीतर से लेते हैं। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट में और सुनवाई के बाहर दिल्ली में सड़कों पर पानी को लेकर सियासत अभी भी जारी है। दिल्ली वालों के सामने पानी का संकट अभी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ से हाथ झाड़ लिया है, संबंधित राज्यों और अपर जमुना जल बोर्ड को निर्देश दिया है कि आप तत्काल मीटिंग करें, बैठक करें और इस समस्या का समाधान निकालें। मैं कुछ नहीं कर सकता। कैमरामैन संजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यभार संभालते ही इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई कि क्या मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में अग्निवीर को लेकर कोई बड़ा बदलाव करने की जुगत में है। अग्निवीर के तहत जो 25% की रिटेन सर्विस थी, क्या उसे बढ़ाकर 50 या 75% किया जा सकता है। उसके ट्रेनिंग कैंप को लेकर भी कहा जा रहा है
कि आमतौर पर अग्निवीर के योजना शुरू होने से पहले जो ट्रेनिंग का पीरियड था वो 35 से 42 सप्ताह का होता था, लेकिन अब उसे 24 हफ्ता कर दिया गया है कि कम से कम 50% अग्निवीरों को परमानेंट किए जाने की तैयारी है और उनकी जो सीमा है 4 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किए जाने की तैयारी है, जिससे कि आने वाले वक्त में अग्निवीर को भी भूतपूर्व सैनिक का सम्मान मिले, उन्हें ग्रेच्युटी मिले। जिस तरीके से अग्निवीर मौजूदा लोकसभा चुनाव में एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा था और सरकार इसको लेकर अंदर खाने कुछ बड़े बदलाव की तैयारी भी कर रही है। कैमरामैन रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले द्वारा भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन सुनेत्रा पवार को अजित पवार की पार्टी एनसीपी राज्यसभा भेज रही है। 25 जून को राज्यसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए सुनेत्रा पवार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान अजित पवार और पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद थे। इस नामांकन के साथ पार्टी ने इस साल अक्टूबर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सुनेत्रा पवार को फिर से स्थापित करने का एक सचेत फैसला लिया है। इस फैसले के जरिए शरद पवार गुट को भी संदेश देने की कोशिश की है। सुनेत्रा पवार प्रफुल्ल पटेल द्वारा खाली की गई सीट से राज्यसभा जाएगी। उन्हें करीब 4 साल यानी 2028 तक सांसद बने रहने का मौका मिलेगा। बारामती में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच में मुकाबला था। बारामती सीट पवार परिवार का गढ़ है। ऐसे में सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजकर अजित पवार की एनसीपी बारामती की राजनीति में सक्रिय रहना चाहती है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच समझौता तो हो गया है, लेकिन इन 4 में से 2 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। महायुति में मुंबई और कोंकण ग्रेजुएट सीट पर शिंदे गुट ने भाजपा के लिए अपना उम्मीदवार पीछे ले लिया, लेकिन नासिक टीचर सीट पर शिंदे और अजित गुट के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इसके अलावा मुंबई की टीचर सीट पर भी महायुति के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इस सीट पर अजित गुट ने शिवाजी नलावड़े का नाम वापस नहीं लिया है। यहां से भाजपा ने शिवनाथ दराड़े को मैदान में उतारा है, तो वहीं उद्धव की शिवसेना से जे अभ्यंकर और समाजवादी गणराज्य पार्टी से सुभाष मोरे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की जीत की संभावना जो है इन 2 सीटों पर बढ़ गई है। आपको बताते चले कि विधान परिषद की 4 सीटों पर 26 जून को जो है वोट डाले जाएंगे और बुधवार को उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 2 नई पार्टियां पूरी तरीके से तैयार है बिहार विधानसभा के चुनाव में ताल ठोकने के लिए। पहली पार्टी है रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और दूसरी है अभिनेता पवन सिंह की पार्टी सर्व समाज पार्टी। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जन स्वराज बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर यानी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि उनकी पार्टी चुनाव से पहले या बाद में किसी भी दूसरे दल या किसी भी पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। अपने पदयात्रा के अनुभव को साझा करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की 50% जनता मौजूदा पार्टी और नेता से ऊब चुकी है। आगामी 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन स्वराज को लॉन्च करने वाले हैं। निश्चित रूप से 2 नई पार्टी के आने के बाद मौजूदा दोनों गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाते ही जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोल दिए। काफी दिनों से सभी द्वार खोलने की मांग चल रही थी। जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों द्वार फिर से खोल दिए गए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की मौजूदगी में द्वार खोले गए हैं। मुख्यमंत्री मांझी, दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री, भाजपा सांसद सहित अन्य पार्टी नेताओं ने पहले भगवान जगन्नाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की और मंगल आरती रस्म के बाद चारों द्वारों को फिर से खोल दिया गया। उन्होंने मंदिर परिसर की परिक्रमा भी की। बता दें कि जगन्नाथ मंदिर के द्वार कोविड काल में बंद कर दिए गए थे और सिर्फ एक दरवाजा खोला गया था, जिससे श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत हो रही थी और काफी दिनों से ये मांग की जा रही थी कि सभी दरवाजे खोल दिए जाएं, जो अब खोल दिए गए।
कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की कई बड़ी योजनाओं की समीक्षा के तहत वर्तमान भजनलाल सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। इसके तहत अशोक गहलोत सरकार द्वारा चुनाव के ठीक पहले बनाए गए 19 नए जिले और 3 संभागों की अब पूरी समीक्षा की जाएगी। इसके लिए राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक बड़ी समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें 3 मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। यह समिति अगले कुछ दिन में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी कि क्या ये जिले जल्दीबाजी में बनाए गए थे, बिना होमवर्क के बनाए गए थे, और इनमें से कितने जिलों को बनाए रखना है या किन जिलों को किसी दूसरे जिले में मर्ज करना है। इस तरह की तमाम पहलुओं पर यह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और कोशिश की जाएगी कि नए जिले प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से ही काम करना शुरू कर दें, और उसी के तहत ये कहा जा रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों को किए अपने वादे को पूरा किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों के खातों में सीधा रुपया ट्रांसफर किया और इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो किसानों का रुपया बाकी है उन किसानों को सीधा अकाउंट में भेजा जाएगा, और इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसान बंधु योजना के तहत जो पश्चिम बंगाल के जो किसान थे 1.05 करोड़ जो किसानों के खातों में सीधा 2900 करोड़ रुपए का पहली किस्त जा चुका है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वादा किया था कि जो पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं, जो वंचित है, जो किसान जो पैसा है उनका नहीं मिल रहा है और उनको पैसा दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि किसानों के सीधा अकाउंट में खाता में पैसा जा चुका है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुशी जाहिर की है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो किसानों की दूसरी किस्त है इस 2024 के दिसंबर तक वो भी पैसा उनके खाते में चला जाएगा। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा यहाँ पे जो किसानों के हितों में काम किया, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वादा किया था कि किसानों को जो पैसा बकाया है सीधा यहाँ पे जो राज्य सरकार भेजेगी, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी पहल कर दी है। किसान बंधु योजना के तहत अब किसानों के खाते में सीधा रुपया पहुंच चुका है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, कोलकाता। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। इसको लेकर एमएनएस की राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में जुड़ने के लिए कहा। राज ठाकरे ने कहा कि इस बार गठबंधन के चांसेस कम हैं, इसलिए उनकी पार्टी 200 से 225 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इससे पहले ऐसी चर्चा थी कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने महायुति में 20 सीटों की मांग की है। ये सभी सीटें मुंबई और उसके आसपास की हैं, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि महायुति ने राज ठाकरे की मांग नहीं मानी, इसलिए राज ठाकरे एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों को पता करने के लिए बीजेपी टास्क फोर्स का गठन कर रही है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली हार से बीजेपी मंथन में जुट गई है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में ग्राफ गिरने के कारण भी तलाशे जाएंगे। बीजेपी के पक्ष में कम मतदान की पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 9% कम वोट मिला है। गठित टास्क फोर्स में संगठन के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। इसके लिए 60 सदस्यों का चयन भी किया जा चुका है। ये भी पता किया जाएगा कि बीजेपी को मिलने वाले दलित और ओबीसी मतों में किसने सेंधमारी की है। एक तरफ जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार के कारणों को तलाशने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस धन्यवाद सभा और यात्राएं कर रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने अब महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द ही मराठा आरक्षण को लेकर कोई फैसला नहीं होता है तो ये उनका आखिरी अनशन होगा। इसके बाद वो विधानसभा की तैयारी में जुट जाएंगे। आपको पता ही होगा इस बार के लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा में लोकसभा की 8 सीटें थी, जिसमें से 7 सीटें महाविकास आघाड़ी ने वहां पर जीती थी और ये सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन के हाथों से निकल गई थी, क्योंकि वहां पर मनोज जरांगे फैक्टर ने काम किया था। इतना ही नहीं, मनोज जरांगे ने कहा है कि यहाँ पर मेरे साथ बातचीत चल रही है और दिल्ली में महाराष्ट्र सीएम का एक ओएसडी कुछ लोगों को लेके जाकर हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहता है।
मनोज जरांगे पाटिल के इस आरोप के बाद आज महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री शंभूराज देसाई मनोज जरांगे पाटिल से वहां पर जाकर मुलाकात करने वाले हैं और अनशन खत्म करने के लिए वहां पर एक बार फिर से प्रयास करेंगे। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की आज से शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से जबलपुर पहली उड़ान को फ्लैग ऑफ किया। आपको बता दें कि भोपाल से जो कनेक्टिविटी है इस पर्यटन वायु सेवा के तहत 8 शहरों को जोड़ा गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, इसके अलावा सिंगरौली और खजुराहो, ये वो शहर हैं जो यहाँ से जुड़ेंगे। ये इस सेवा की शुरुआत में ये तय किया गया है कि अगले 30 दिन तक 50% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा और इस सेवा की शुरुआत आज से हो चुकी है। आपको बता दें कि इसके लिए ये पूरे जो 8 शहर हैं इनमें 2 एयरक्राफ्ट जो है वो ये पूरी सेवा में लगे रहेंगे और इसके लिए बाकायदा टाइम शेड्यूल भी जारी किया गया है, किस किस दिन कहां से ये शुरू की जाएगी। दूसरी बात यह है कि इसमें एक बुकिंग काउंटर की भी शुरुआत की गई है, साथ में ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी यहाँ पर flyover.com यहाँ पर शुरू किया गया है। एक पीपीटी जो मॉडल है उसके तहत ये शुरुआत की गई है, जिसमें जेट एयरवेज के साथ ये पूरा टाई अप किया गया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। जम्मू में पिछले 4 दिनों के भीतर एक के बाद एक आतंकी हमलों में जिस प्रकार से स्थानीय लोगों के साथ सुरक्षा बलों और श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया, इसके चलते खुफिया एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया है कि जम्मू के कुछ इलाकों में, खासतौर पर राजौरी, पुंछ में अभी भी आतंकी फिदाई हमले की आशंका बनी हुई है। और साथ ही साथ कश्मीर घाटी में जो मेला खीर भवानी शुरू हो गया है, इसमें शामिल होने के लिए आ रहे श्रद्धालु पर भी आतंकी किसी तरह का हमला कर सकते हैं, जिसके चलते कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई है। खासतौर पर जो मध्य कश्मीर के तुलमुला, गांदरबल इलाके में ये मेला शुरू हो गया है, यहाँ पर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों की तैनाती काफी बढ़ा दी गई है। न केवल मेले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई है, सीसीटीवी का जाल बिछाया गया है, बल्कि आसमान से भी चप्पे चप्पे पर बाज की नजर बनी हुई है। और इसके साथ जिन रास्तों से इस मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इन रास्तों को भी सुरक्षित किया गया है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। एक बार फिर से सिक्किम में NH10 पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। NH10 इस वजह से प्रभावित हुआ है क्योंकि भूदसान आने की वजह से पूरी तरह से जो यहाँ में जो सड़क था मलबे में तब्दील हो चुका है और जो गाड़ियों का आवाजाही था पूरी तरह से ठप हो चुका है। प्रशासन यहाँ पे मलबे का हटाने का काम कर रहा है। जगह जगह जो लोग निचले इलाके में रहते थे उनके घरों में पानी घुस चुका है, उन्हें सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने का प्रशासन काम कर रहा है। तो कह सकते हैं कि लोगों में एक तरह से जागरूक सतर्कता किया जा रहा है कि जहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनको बचाव कार्य किया जाए प्रशासन के द्वारा। और जिस तरह से सिलीगुड़ी, गैंगटॉक, कलिंपोंग में जो आवाजाही है, NH10 के जो रास्ते हैं पूरी तरह से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, वह रास्ते से मलबे हटाने का भी काम प्रशासन कर रही है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से भूदसान होने की वजह से पूरी तरह से यहाँ पे जो मलबे में तब्दील हो चुका है, प्रशासन जल्द से जल्द इन मलबे को हटाने का काम कर रहा है और जिसके वजह से यातायात वापस से शुरू हो चुके। तो कह सकते हैं कि एक बार भूदसान होने से सिक्किम पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। गुजरात सरकार ने राजकोट अग्निकांड के बाद अब गेम जोन और अम्यूजमेंट पार्क के लिए बनाया नया मॉडल रूल। 7 अलग अलग लाइसेंस लेने होंगे। राजकोट अग्निकांड को लेकर एक तरफ जहां राज्य भर में फायर सेफ्टी ड्राइव चल रही है, SIT की तफ्तीश के साथ हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई भी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए अम्यूजमेंट राइड्स और गेमिंग जोन जैसे स्थानों के लिए नया मॉडल रूल बनाया है, जिसके तहत सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए संचालक को 7 अलग अलग लाइसेंस लेने रहेंगे और अम्यूजमेंट राइड्स में 3 महीने से ज्यादा के समय के लिए इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन लाइसेंस और रेन्यूअल लाइसेंस के लिए 10-10 हजार रुपए की फीस भी तय की गई है। गेमिंग जोन में 56 दिशा निर्देशों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें खासकर फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग दरवाजे, सेंट्रल फायर अलार्म सिस्टम, वेल इक्विप्ड मेडिकल फैसिलिटी, इमरजेंसी पावर बैंक जैसी कई शर्तें हैं। सरकार ने इन सब के लिए एक इंस्पेक्शन कमेटी भी बनाने जा रही है। फिलहाल ये ड्राफ्ट तैयार कर अभिप्राय के लिए वेबसाइट पर रखा गया है। वहीं दूसरी ओर राजकोट अग्निकांड में गिरफ्तार सभी 9 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था।
वहीं इस मामले में आज कांग्रेस नेता दिग्विजय मेवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजकोट अग्निकांड के लिए सरकार पर आरोप लगाया है कि कांड की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और 25 जून को राजकोट बंद का ऐलान भी दिया है। कैमरा प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़। झीलों और हरियाली के शहर भोपाल में पेड़ काटने को लेकर अब यहाँ पर महिलाएं पेड़ से चिपक रही हैं। आप देखिए कि यहाँ पर एक तरह का विरोध देखने को मिल रहा है भोपाल में, और ये शिवाजी नगर का वो इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में करीब 39,000 से ज़्यादा यहाँ पर पेड़ है और इन पेड़ को काटने का डर सता रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सरकार यहाँ पर ऐसा समझ में आया है कि सरकार यहाँ पर मंत्रियों और विधायकों के बंगले यहाँ पर बनाने जा रही है, जिसका प्रेजेंटेशन हुआ है और उसी के विरोध में यहाँ पर आप देखें तो बड़ी संख्या में महिलाएं पेड़ से चिपकी हुई हैं, इन पेड़ को काटने से रोक रही हैं। साथ में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं और इसमें एक तरफ जहाँ देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बात को साफ कर चुके हैं कि यहाँ पर कोई भी पेड़ या तो काटा नहीं जाएगा या फिर उसे शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ये पूरी योजना अभी अमली जामा इस पर पहना नहीं गया है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो इस इलाके में वो यहाँ पर इन पेड़ों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। जिसको लेकर के फोर्टिस अस्पताल सामने आया है। दावा ये किया जा रहा है कि साउथ एशिया में ये पहला तकनीक है जिससे कि ब्रेन ट्यूमर की समस्या मिनटों में खत्म की जा सकती है और एक ही दिन के भीतर मरीज को घर भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि देश में 5 ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां पर गामा नाइफ यूनिट बनी हुई है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर एडवांस वर्जन लगाया गया है जिससे कि ब्लडलेस, पेनलेस, प्रेसाइज और नॉन सर्जिकल और साथ ही साथ फास्ट रिकवरी होगी। फिलहाल कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए तक का खर्च आएगा, लेकिन जैसे जैसे ये देश में इस तरीके के मशीनों की उपलब्धि होगी और साथ ही साथ तकनीक का इस्तेमाल होगा, उससे ये माना जा रहा है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।